वाह, मेरी मेहनत रंग लाई। इस एक सुनहरी मकई से ही मेरा पूरा हफ्ता निकल जाएगा। इसे चोरों से बचा कर रखना होगा। मिट्ठू तोता उस मकई को लाकर अपने घोंसले में एक पत्तों के ढेर के नीचे छुपा देता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कालो कौवा, जो हमेशा से आलसी और दूसरों के खाने पर नजर रखने वाला था, उसे ये मकई लाते हुए देख चुका था। अरे वाह, तोते के हाथ तो खजाना लगा है। ये मकई तो मैं ही खाऊंगा। लेकिन गौरी को कैसे मनाऊं? वो चोरी करने से मना करती है। कालू अपने घोंसले में जाता है जहाँ गौरी कौवी बैठी थी। गौरी, बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। लगता है मैं भूख से मर जाऊंगा। कालू जी, आप बैठो, मैं अभी रानो चिड़िया से कुछ मांग कर लाती हूँ। नहीं गौरी, रानो के घर खुद बच्चे भूखे होंगे। मैंने सुना है मिट्ठू तोते के पास बहुत सारी चमकने वाली मकई है। वो तो अकेला है। एक मकई से उसका क्या बिगड़ेगा? कालू जी, चोरी करना पाप है। मैं ये सब नहीं करूँगी। ठीक है गौरी, तुम मत करो। मैं ही भूखे पेट सो जाता हूँ। गौरी को अपने पति का ये हाल देखकर तरस आ गया। अच्छा, रोना बंद करो, मैं देखती हूँ, लेकिन सिर्फ आज के लिए। गौरी कौवी और कालू कौवा उड़कर मिट्ठू तोते के घोंसले तक पहुँचते हैं। मिट्ठू तोता पानी पीने नदी पर गया हुआ था। जल्दी करो कालू जी, जो लेना है लेकर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कालू झट से पत्तों के नीचे से वो सुनहरी मकई निकालता है। मिल गई, चलो जल्दी। दोनों मकई लेकर भाग जाते हैं और घर जाकर मजे से खाते हैं। जब मिट्ठू तोता वापस आता है और अपनी मकई गायब पाता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। मेरी सुनहरी मकई कोई चुरा ले गया। अब मैं क्या करूँगा? तोता रोता हुआ अपनी सबसे अच्छी दोस्त रानो चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मिट्ठू भैया, रो मत, आंसू पोंछो। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये काम उसी आलसी कालू कौवे का है। वो ही हमेशा दूसरों की मेहनत पर नजर रखता है और बिना कोई कोशिश किए खाना चाहता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि हम उसे बेनकाब करेंगे और उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। लेकिन कैसे रानो बहन? मेरे पास तो अब कोई मकई भी नहीं बची। मकई नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। रानो चिड़िया जंगल से कुछ खट्टे कड़वे नीम के फल निम्बोली तोड़ कर लाती है। फिर वो जंगल से चमकदार पीला गुलमोहर का फूल लाती है और उसका रस निकालकर उन नीम के फलों पर लगा देती है। अब वो कड़वे फल भी बिल्कुल सुनहरी मकई के दानों की तरह चमकने लगते हैं। लो, ये है हमारी नकली सुनहरी मकई। अब तुम इसे अपने घोंसले में रखकर छिप जाओ। मिट्ठू बिल्कुल वैसा ही करता है। उधर कालू को एक ही दिन में सुनहरी मकई का चस्का लग गया था। गौरी, चलो ना, आज फिर से तोते के घर चलते हैं। मेरा फिर से वही मकई खाने का मन कर रहा है। नहीं कालू जी, मैंने कहा था ना, बस एक बार। ये गलत है। अरे तुम नहीं चलती तो मैं अकेला जाता हूँ। मुझे तो भूख लगी है। लालची कालू अकेला ही उड़कर मिट्ठू तोते के घोंसले तक पहुँचता है। वो घोंसले में झांकता है। हा, ये तोता तो बेवकूफ है। आज इसने फिर से एक मकई लाकर रख दी। अब ये मेरी हुई। जैसे ही कालू उन चमकदार दानों पर अपनी चोंच मारता है, भयंकर कड़वा रस उसके पूरे मुंह में फैल जाता है। अथू, ये क्या है? कड़वा, बहुत कड़वा। मर गया रे। कालू की आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छिपे मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया बाहर आ जाते हैं। क्यों रे चोर कौवे, कैसी लगी मेरी सुनहरी मकई? चोरी का फल हमेशा कड़वा ही होता है कालू भैया। कालू कौवा शर्मिंदगी से लाल पीला और मुंह कड़वा होने से हरा नीला हो गया था। वो वहाँ एक पल भी नहीं रुका और थू थू करता हुआ अपने घर भाग गया। उस दिन के बाद कालू ने कभी मिट्ठू तोते के घोंसले की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कालू कौवा जमीन पर थूकता खांसता अपने घोंसले पहुंचता है।
गौरी वही दरवाजे पर गुस्से में उसका इंतजार कर रही थी। आ गए? कहाँ गए थे? मैंने मना किया था ना। गौ थू थू गौरी, वो अथू। क्या हुआ? मुंह क्यों बिगाड़ रहे हो? पकड़े गए ना? हो गई ना बेइज्जती पूरे जंगल में। बहुत थू, बहुत कड़वा था। रानो और तोते ने मिलकर मुझे फंसा दिया। मेरा पूरा मुंह जहर हो गया है। मैंने कहा था, लालच का यही अंजाम होता है। अब जाओ, नदी पर जाकर 1000 बार कुल्ला करो। और हाँ, अब कई दिनों तक जंगल में किसी को अपनी ये काली शक्ल मत दिखाना। हमारी कितनी इज्जत चली गई। कालू कड़वे मुंह और गौरी के गुस्से से बेहाल होकर शर्मिंदगी में सिर झुकाए नदी की तरफ उड़ जाता है। अगली सुबह कालू और गौरी मिट्ठू तोते के घोंसले के बाहर खड़े थे। कालू का सिर अभी भी शर्म से झुका हुआ था। रानो चिड़िया भी वहीं मौजूद थी। अरे कालू भैया, आज फिर से मकई चाहिए क्या? आज मैंने और भी ज्यादा कड़वी वाली बनाकर रखी है। नहीं रानू बहन, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। मिट्ठू भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में मैंने आपकी मेहनत चुरा ली। मिट्ठू भैया, इस आलसी की तरफ से मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। इसने मेरा भी भरोसा तोड़ा है। कालू, तुमने मेरी हफ्ते भर की मेहनत एक पल में खा ली। माफी मांगना आसान है, लेकिन तुम अपनी गलती सुधारोगे कैसे? आप जो कहोगे मैं करूँगा। मैं आपके लिए अगले हफ्ते तक खाना ढूंढ कर लाऊंगा, पक्का। ठीक है कालू, तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम मेरी चुराई हुई मकई की भरपाई करोगे। कल से तुम मेरे खेत में पानी दोगे और जंगली कीड़ों से फसल की रखवाली करोगे पूरे 1 हफ्ते तक। जी भैया, मैं करूँगा। मैं रोज मेहनत करूँगा। उस दिन के बाद कालू कौवे को रोज तोते के खेत में मेहनत करते देखा गया। उसने चोरी करना तो छोड़ ही दिया, साथ ही मेहनत का मीठा फल क्या होता है ये भी सीख लिया। जंगल के किनारे रानो चिड़िया ने अपनी चोंच से थोड़ी थोड़ी जमीन खोदकर मटर के पौधे लगाए थे। आज उन पौधों पर हरे भरे मटर के दाने लटक रहे थे। रानो उन्हें देखकर बहुत खुश थी। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस बार मेरे मटर की फसल बहुत ही अच्छी हुई है, दानों से लदी हुई। ये देखकर मेरे मन को कितना सुकून मिल रहा है। अब मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरे प्यारे बच्चों गुड़िया और कुक्कू को पूरी सर्दियां भूखा नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें पोषण मिलता रहेगा। ये मेरी कई महीनों की कड़ी मेहनत और लगन का मीठा फल है, जिसे मैं अब अपने बच्चों के साथ बांट सकूंगी। दूर पेड़ की डाल पर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी रानो को खेत में काम करते हुए देख रहे थे। उन्हें रानो की खुशी देखी नहीं जा रही थी। गौरी, जरा देखो तो रानो को। इससे लगता है कि ये जंगल की सबसे समझदार चिड़िया है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम तो दूसरों का खाना चुराकर भी पेट भर लेते हैं। सही कहा आपने कालू जी। पर देखिए, इसके मटर कितने मोटे हैं। जब ये पक जाएंगे तो हम ही इन्हें खाएंगे। रानो तो बस मेहनत करती रह जाएगी। रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने आई। वहाँ बबली कबूतरी और बिंदिया चिड़िया पहले से मौजूद थी। हवा का रुख थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। रानो बहन, क्या तुमने आसमान की तरफ देखा? काले बादल घिर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं आज रात भारी बारिश ना हो जाए। नहीं बबली बहन, आप ऐसा मत कहिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर आज रात सच में भारी बारिश हुई तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और मेरे मटर के सारे हरे भरे पौधे खराब हो जाएंगे और पानी में बह जाएंगे। मैंने इस फसल से बहुत बड़ी उम्मीद लगाई है। ये मेरे बच्चों की सर्दियों भर की खुराक है। लौटते समय रानो हरिया तोता और हरियाली तोती के पास रुकी। हवा अब तेज चलने लगी थी। सूखे पत्ते उड़ने लगे थे। रानो, तुम अभी तक बाहर हो? जल्दी अपने घोंसले में जाओ। ये हवा बता रही है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ रानो, अपनी फसल की चिंता छोड़ो और अपने बच्चों के पास जाओ। मौसम बहुत खतरनाक लग रहा है। शाम हो गई थी। रानो अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चे को पंखों से ढक रही थी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी थी। माँ,
मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत शोर हो रहा है। क्या हमारा घर टूट जाएगा? अरे मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल डरो मत। मैं हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा घोंसला मजबूत है और हम सब यहाँ सुरक्षित रहेंगे। तुम बस अपनी आंखें बंद कर लो और कोशिश करो कि तुम्हें जल्दी से नींद आ जाए। ये तूफान भी जल्द ही थम जाएगा। रात के अंधेरे में उल्लू अपनी बड़ी आंखों से जंगल को देख रहा था। बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। आज की रात इस जंगल के लिए बहुत भारी है। जो भी अपने घर से बाहर है उसका बचना मुश्किल है। कुदरत आज किसी पर रहम नहीं करेगी। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानो का सुंदर खेत पानी में डूबने लगा। ओले गिरने से मटर के पौधे टूटने लगे। रानो घोंसले से सब देख रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। ओह, मेरी सारी मेहनत, मेरे प्यारे बच्चों के लिए जुटाया गया खाना, सब कुछ मेरी आंखों के सामने पानी में बह रहा है। एक भी दाना नहीं बचा। हे भगवान, आपने हम पर ये कैसा कहर बरपाया। अब हम गरीब सर्दियों के इन ठंडे महीनों में क्या खाएंगे और कैसे गुजारा करेंगे? ये सब खत्म हो गया। बारिश और तूफान के बीच क्रूर भुल्ला चील शिकार की तलाश में निकला। उसकी नजर रानो के हिलते हुए घोंसले पर पड़ी। इस तूफान में सब डरे हुए हैं। यही सही मौका है। रानो अपनी फसल के गम में रो रही होगी और मैं उसका बच्चा उठा ले जाऊंगा। आज की दावत पक्की है। घोंसले के ऊपर एक काली परछाई मंडराने लगी। रानो ने ऊपर देखा तो भुल्ला चील पंजे फैलाए नीचे आ रहा था। रानो ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा। खबरदार भुल्ला, अगर तुमने मेरे घोंसले या मेरे बच्चों की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने अपनी सारी फसल खो दी है। अब मेरे पास खोने के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है सिवाय मेरे बच्चों के। मैं तुमसे आखिरी सांस तक लड़ जाऊंगी। भुल्ला चील ने हमला किया, लेकिन रानो एक शेरनी की तरह अपने बच्चे के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी चोंच से भुल्ला पर वार किया। बारिश में भीगती हुई माँ का रूप देखकर भुल्ला सहम गया। पागल हो गई हो क्या रानो? मैं तुमसे बहुत ताकतवर हूँ। हट जाओ सामने से। तुम शायद मुझसे ताकतवर हो सकते हो भुल्ला, लेकिन याद रखना, इस पूरी सृष्टि में एक माँ के प्यार और हिम्मत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। मेरे बच्चे मेरा जीवन है। चले जाओ यहाँ से फौरन, वरना आज मेरी जान जाने से पहले मैं अपनी चोंच से तुम्हारी आंखें नोच लूंगी और तुम्हें पछताना पड़ेगा। तूफान थम चुका था। सुबह की धूप निकली, लेकिन रानो का खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मटर के पौधे कीचड़ में सने पड़े थे। रानो उदास होकर एक डाल पर बैठी थी। सब कुछ खत्म हो गया। मेरा सारा खेत बर्बाद हो गया। अब मैं अपने प्यारे बच्चे को क्या खिलाऊंगी? हम कैसे अपना पेट भरेंगे? शायद मेरी किस्मत ही हमेशा से खराब रही है। माँ, आप रोइए मत। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कल रात मुझे उस दुष्ट चील से बचाया। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। तभी वहाँ कालू, गोरी, हरिया और जंगल के बाकी पक्षी आए। वे अपने साथ कुछ अनाज और फल लेकर आए थे। रानो की ममता और साहस ने सबका दिल जीत लिया था। रानो, तुम उदास मत हो। फसल तो बारिश ने खराब कर दी, लेकिन तुमने अपनी ममता की फसल बचा ली। जो अनाज हम लाए हैं उसे रख लो। हाँ रानो बहन, हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी मेहनत पर हंसते थे, लेकिन आज आपकी हिम्मत देखकर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुसीबत में हम सब आपके साथ हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने जाना कि अनाज से पेट भरता है, लेकिन माँ का प्यार और एकता ही जीवन की असली ताकत। सुंदर वन में खौफनाक सन्नाटा था। आसमान में मंडराता भुल्ला चील अपनी तेज नजरों से शिकार ढूंढ रहा था। आज मेरी भूख बहुत बढ़ गई है। इस जंगल के पक्षी बहुत चालाक हो गए हैं, छिप कर रहते हैं, लेकिन मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। आज किसी न किसी के घर पर हमला जरूर होगा। नदी के किनारे रानो चिड़िया अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। वह सूखी लकड़ियों के बजाय हरे बांस और ताजी हरी घास इकट्ठा कर रही थी।
मुझे अपना घर बहुत मजबूत बनाना होगा ताकि यह किसी भी हमले को सह सके। लेकिन सबसे जरूरी बात, यह बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। यह मेरे बच्चों का सबसे सुरक्षित ठिकाना होना चाहिए। यह सूखे पत्तों और लकड़ियों से नहीं बनेगा जो दूर से ही नजर आ जाएं। अगर भुल्ला चील की तेज नजरों में मेरा ठिकाना आ गया तो मेरे मासूम बच्चे पल भर में मुसीबत में आ जाएंगे। मुझे प्रकृति की चालाकी से काम लेना होगा। माँ, सब तो लकड़ियों का घर बनाते हैं, आप ही हरी घास क्यों ला रही हैं? बेटा, बाकी सब क्या कर रहे हैं हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपनी जरूरत और सुरक्षा को देखना है। समय आने पर आपको समझ आएगा कि यह हरा रंग और यह कोमल घास क्यों जरूरी है। अभी हमें बस छिपने की जरूरत है। इस घने जंगल का एक हिस्सा बनकर रहने की जरूरत है, न कि सबसे अलग और ऊंचा दिखकर खतरे को न्योता देने की। हम छिपेंगे तभी बचेंगे। दूसरी तरफ जंगल के सबसे पुराने और ऊंचे बरगद के पेड़ पर कालू कौवा अपना नया घर बना रहा था। उसने जानबूझकर सबसे ऊंची डाल चुनी थी ताकि उसका घर सबको दूर से दिखाई दे। देखो गोरी, हमारा घर इस जंगल में सबसे ऊंचा होगा। सब नीचे से देखेंगे और कहेंगे, वाह, कालू भाई का महल तो बादलों को छू रहा है। आप सही कह रहे हैं जी। रानो को देखिए, वह नीचे झाड़ियों में अपना घर बना रही है। उसकी सोच ही छोटी है। हम सबसे ऊपर रहेंगे, राजा की तरह। रानो का घर लगभग तैयार था। उसने हरे बांस और घास को इतनी खूबसूरती से बुना था कि वह पेड़ का ही एक हिस्सा लग रहा था। तभी वहाँ कालू और लल्लू तोता आ गए। ओ रानो दीदी, ये क्या बना दिया? ये तो घर नहीं, ये तो पूरा सलाद लग रहा है। हमको भी थोड़ा खिलाओ ना, बड़ी भूख लगी है। सही कहा लल्लू। रानो, तुम इतनी डरपोक क्यों हो? घर ऐसा बनाओ जो शान से दिखे। ये घास फूस का घोंसला तो एक हवा के झोंके में उड़ जाएगा। कालू भैया, घर की असली कीमत उसकी शान दिखाने में नहीं होती, बल्कि सबसे बड़े खतरे से जान बचाने में होती है। इस सुंदर वन में हवा के झोंके से ज्यादा बड़ा खतरा भुल्ला चील है, जिसकी नजरों से ऊंची चीजें छिप नहीं सकती। मेरा ये घर घास फूस का हो सकता है, लेकिन ये प्रकृति के हरे रंग में पूरी तरह गुम हो जाता है। आप अपने ऊंचे महल पर इतरा रहे हैं, पर क्या आप नहीं जानते कि वो भुल्ला चील को मीलों दूर से दिखाई देगा? मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ भैया, आप भी सावधान रहिएगा। कभी कभी सादगी और छिपने की समझदारी झूठी शान से ज्यादा कीमती होती है। भुल्ला चील आसपास ही है। रहने दो रानो, तुम अपनी हरी झोपड़ी में रहो। हमें तो अपने ऊंचे महल में ही मजा आएगा। दोपहर में भुल्ला चील ने अपनी दूरबीन निकाली और शिकार ढूंढने लगा। हरे भरे जंगल में सब छिपा था, लेकिन तभी दूरबीन में उसे एक चीज साफ दिखाई दी। अरे वाह, वो देखो, उस सूखे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक बड़ा सा काला घर अलग ही चमक रहा है। बनाने वाले ने मुझे दावत देने के लिए ही इसे इतना ऊपर बनाया है। आज तो मजा आएगा। कालू और गोरी अपने घर में आराम कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई और अंधेरा छा गया। भुल्ला चील ने पूरी ताकत से उनके घर पर हमला कर दिया था। ये क्या हुआ? बचाओ, बचाओ! जी, भागिए, चील ने हमारे घर को तोड़ दिया है। भुल्ला के पंजों ने एक ही झटके में कालू के महल को तिनका तिनका कर दिया। कालू और गोरी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से नीचे कूदे। कालू और गोरी बेतहाशा भाग रहे थे। उनके पंख छिल गए थे और सांस फूल रही थी। भुल्ला चील उनके ठीक पीछे था। कब तक भागोगे? आज तुम दोनों मेरा भोजन बनोगे। गोरी, जल्दी चलो, हमें छिपने की जगह चाहिए। मेरा घर तो टूट गया, अब हम कहाँ जाएं? रानो के पास चलिए, उसका घर नीचे है, शायद वहाँ हम बच जाएं। रानो ने अपने घर की खिड़की से
कालू और गोरी को अपनी तरफ आते देखा। उसने तुरंत अपने बच्चों को अंदर कोनी में छिपा दिया। रानो बहन, दरवाजा खोलो, हमारी जान बचा लो, भुल्ला चील हमें मार डालेगा। जल्दी अंदर आ जाइए भैया और गोरी भाभी, समय नहीं है। बच्चों, तुम कोने में छिप जाओ और बिल्कुल आवाज मत करना, आपकी जान खतरे में है। इसलिए अब हमें पूरी तरह से अदृश्य हो जाना होगा। याद रखिए, अब हमारी सबसे बड़ी ताकत शांति और छिपाव है। रानो ने उन्हें अंदर खींच लिया और हरे पत्तों का पर्दा गिरा दिया। अब बाहर से वो घर सिर्फ एक घनी झाड़ी जैसा लग रहा था। भुल्ला चील तेजी से उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आया। वह गुस्से में इधर उधर देख रहा था। रानो का घर उसकी आंखों के सामने था, लेकिन हरे बाज और घास के कारण वह उसे हरे पत्तों से अलग नहीं कर पा रहा था। वे दोनों अभी तो यहीं थे, अचानक कहाँ गायब हो गए। यहाँ तो सिर्फ पत्ते और झाड़ियाँ हैं, कोई घर दिखाई ही नहीं दे रहा। भुल्ला ने 2-3 चक्कर लगाए, लेकिन रानो की कारीगरी ने उसे धोखा दे दिया। निराश होकर भुल्ला वहां से उड़ गया। जब चील के जाने का यकीन हो गया, तब सबकी जान में जान आई। कालू और गोरी शर्म से सिर झुकाए बैठे थे। माफ करना रानो, मैंने तुम्हारे घर का मजाक उड़ाया था। आज इसी सलाद जैसे घर ने हमारी जान बचाई है। तुम सही थी रानो बहन, मैंने झूठी शान के चक्कर में अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल दी थी। तुम्हारा ये घर जादुई है। उस दिन के बाद से कालू ने कसम खाई कि वह कभी दिखावा नहीं करेगा, और उसने भी अपना घर घास और बांस से बना ली। जंगल में भयंकर तूफान आया था। सभी पक्षियों के घर सुरक्षित थे, लेकिन गरीब रानो चिड़िया का घोंसला पूरी तरह टूट चुका था। वह ठंड में ठिठुर रही थी। हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है? इस भयंकर तूफान ने तो सब कुछ छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास रात बिताने के लिए सिर छुपाने की कोई जगह नहीं है, और ना ही मेरे पेट में खाने के लिए एक दाना बचा है। मेरा वो छोटा सा मेहनत से बनाया हुआ घोंसला भी हवा ने पूरी तरह से तोड़कर बिखेर दिया। क्या इस जंगल में गरीब होना इतना बड़ा पाप है, जिसकी सजा हमें हर बार मिलती है? मैं कैसे जीऊंगी? एक तितली उड़ते हुए आती है। रानो दीदी, आप रोइए मत, तूफान चला गया है, हिम्मत रखिए। तितली बहन, हिम्मत। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। फरहाना खान, बिट्टू, नदीम, मीरा, सबा, आहिल, अम्मारा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। कैसे रखूं? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। रात होने वाली है और मेरे पास सिर छुपाने की कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। मुझे नहीं पता कि सुबह मैं कहाँ होऊंगी। जंगल के किनारे बसे गांव में एक गरीब किसान रामदीन और उसकी बेटी सुमन भी बहुत परेशान थे। रानो चिड़िया उड़ते हुए वहां पहुंची और एक पेड़ पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। बेटी सुमन, मुझे माफ कर देना। तेरी शादी के लिए मैंने जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे वो बीमारी में खर्च हो गए। ससुराल वाले कह रहे हैं कि बिना दहनों के वो शादी नहीं करेंगे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिना गहनों के ही खुश रहूंगी। आपकी सेहत से बढ़कर मेरे लिए कोई सोना चांदी नहीं है। पर समाज नहीं मानेगा बेटी। काश मेरे पास कुछ होता। ओह, ये किसान और उसकी बेटी मुझसे भी ज्यादा दुखी हैं। इनकी बेटी की शादी रुकने की कगार पर है, क्योंकि ये दहेज के लिए गहने नहीं जुटा पाए। इंसान हो या पक्षी, गरीबी का दंश सबको एक जैसा ही दर्द देता है। मेरे पास तो कम से कम उड़ने के लिए पंख हैं, लेकिन ये बेचारे इंसान तो इस जमीन पर मजबूर हैं। इनका दुख तो मेरे अपने दुख से भी कहीं ज्यादा गहरा है।
दूसरी तरफ जंगल का सबसे शैतान और अमीर कालू कौआ अपने नए घोंसले में बैठा था। उसका घोंसला चमकदार चीजों, कांच के टुकड़ों और नकली मोतियों से सजा था, जो दूर से सोने का लगता था। देखो गोरी, मेरा घोंसला पूरे जंगल में सबसे सुंदर है। इसे कहते हैं सोने का घोंसला। वाह कालू जी, आप तो सच में होशियार हैं। देखो वो रानो चिड़िया कैसे बेचारी बनकर घूम रही है। उससे कहो यहाँ आसपास ना मंडराए, हमारा घोंसला गंदा हो जाएगा। सही कहा गोरी। ए रानो, यहाँ से भाग जाओ। हाँ, रानो अपमानित होकर वहां से उड़ी और अपनी सहेली बिंदिया चिड़िया के पास गई। बिंदिया का परिवार भी संकट में था। बिंदिया बहन, क्या मैं आज रात तुम्हारे पेड़ के नीचे इस डाल पर बैठ सकती हूँ?